स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर समाजवादी पार्टी में मचा घमासान लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, लगातार तेज होता जा रहा है। पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद तेज तर्रार महिला नेत्री डॉक्टर ऋचा सिंह और मुखर हो गई हैं। आज उन्होंने कई ट्वीट किए हैं और एक ट्वीट में उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को भस्मासुर कहा है। ऋचा सिंह हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, वही स्वामी प्रसाद मौर्य जो कल तक आप लोगों के नेता थे, आज भस्मासुर हो गए हैं। जी देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे नेता कभी नहीं थे। समाजवादी पार्टी में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी और डिम्पल जी थे। स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा से एक अवसरवादी दल बदलू नेता थे, जो तमाम घरों को घूमने के बाद अब समाजवादी पार्टी में आए हैं और समाजवादी पार्टी को भस्म करने की उन्होंने कसम खाई हुई है। क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार 100 करोड़ से भी ऊपर की जो जनता के जो भावनाएं हैं उनको आहत करके एक जातीय विद्वेष की राजनीति फैलाना चाहते हैं, इससे सिवाय पार्टी का नुकसान होने के कुछ नहीं होगा। और मैंने भी इसी बात को रखा था कि 100 करोड़ की जनता जिसका आदर करती है, उन जनभावनाओं का सम्मान करना लोकतंत्र में किसी भी दल की और किसी भी नेता की जिम्मेदारी होती है। तो ये वो भस्मासुर है जो बहुत जल्द ही पार्टी को भस्म करने का काम करेंगे और उसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जद्दोजहद शुरू कर दी है। अभी मैंने कुछ दिन पहले सुना भी था कि माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको जातिगत जनगणना का काम दिया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो अपने को बहुत अनुशासन में कहते हैं, अभी तक जातिगत जनगणना पे स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से ना तो एक भी बयान आया और ना ही उन्होंने जातिगत जनगणना के लिए कोई प्रयास किए। उनका सारा ध्यान रामचरितमानस का समूल नाश करने की दुर्भावना में लगा हुआ है। मतलब आप मानती हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो समाजवादी पार्टी के लिए भस्मासुर साबित होंगे? बिल्कुल, वो भस्मासुर साबित होंगे और उन्होंने शुरू कर दिया है अपना काम। जिस तरीके से वो पार्टी में जातीय द्वेष फैलाना चाहते हैं, जिस तरीके से पार्टी की महिलाओं को उन्होंने निशाना बनाया है। एक तरफ वो महिलाओं की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की, वंचित की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने लगातार 2 महिलाओं को जो कि अगड़ी जाति से आती थी और एक तरीके से समाजवादी पार्टी के भीतर वो अल्पसंख्यक थी, लेकिन उन अल्पसंख्यक दोनों महिलाओं को किस तरीके से निशाना बनाया गया, उनका निष्कासन कर दिया गया। और यही नहीं रुके, लगातार अपशब्द बोलना, लगातार जो है घृणा की भावना और इतना जिसको कहा जाता है, मैं आपके कह नहीं सकती हूँ चैनल पे कि किस तरीके से अपशब्दों को कहा जा रहा है, वो अपने आप में बहुत दुखद है। ये मेरे ख्याल से किसी भी दल में नहीं होना चाहिए। संसदीय लोकतंत्र में संसदीय भाषा का इस्तेमाल से ही किसी की भी आलोचना की। आपने एक और ट्वीट में लिखा है कि समाजवादी पार्टी को खत्म करेंगे, फिर कोई नया अवसर तलाश करेंगे। तो क्या कोई एजेंडा लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य आए हुए हैं? देखिए, लगता तो यही है, क्योंकि पहले वो बसपा में 4 बार रहे, तब उन्होंने बहन जी के लिए क्या नहीं कहा, सबको पता है। माननीय बहन जी दलित भी थी और दलितों का एक बहुत बड़ा गुरूर थी, उनकी नेता थी, उनको क्या कहा गया। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में रहे। भारतीय जनता पार्टी में जब तक रहे वो प्रभु श्री राम का नाम लेते रहे। तब तक उनको गंगा जल जब मुख्यमंत्री आवास पे छिड़का गया उससे कोई दिक्कत नहीं थी। उसके तुरंत बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। अब जब वहाँ पर उनका खेल खत्म हो गया, तब वो समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। उनकी बेटी हालांकि अभी भी जो है भारतीय जनता पार्टी में, जिसको सामाजिक न्याय को पढ़ाने में उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी में एक एजेंडा लेकर आए हैं कि समाजवादी पार्टी का जो मूल कैडर, देखिए सवाल इस बात का है कि मूल समाजवादी कौन है और अवसरवादी समाजवादी कौन है। हम लोग मूल समाजवादी हैं, लोहिया जी को मानते हैं और हम लोग वही लोग हैं, हम वही युवा है जिनके ऊपर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने सरकार में रहते हुए लाठियां चलवाई हैं, पुलिस से कह के मुकदमे लिखवाए हैं और न जाने कितनी लाठियां चलवाई हैं। आज सारी चीज़ें लोग भूल गए हैं, लेकिन हम मूल समाजवादी इस बात को नहीं भूले हैं। आपका क्या कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो विचारधारा है उससे उनकी बेटी ही सहमत नहीं है? बिल्कुल, वो कहते हैं कि हम समाज की बात करते हैं। आज तक एक तो उन्होंने दलित महिलाओं, पिछड़ों के उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया। मंत्री रहे 4-4 बार, मुख्य पदों पे रहे जहाँ से वो बहुत सारे उत्थान के काम कर सकते थे उनको मुख्य धारा में लाने के, लेकिन उनका उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं था। वो जनता की लूट खसोट में पहले तो लगे रहे और वो सामाजिक न्याय की जो विचारधारा जो वो समझते हैं, वो अपनी बेटी को ही वो नहीं पढ़ा पाए। अगर उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया होता तो या तो वो अपनी बेटी के साथ होते और या बेटी उनके अपने साथ होती, लेकिन जब संघमित्रा मौर्य नहीं समझ पाई, उनका सामाजिक न्याय समझने को तैयार नहीं है, तो इस देश का दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, महिलाएं देश के संविधान को मानते हैं और उनको पता है कि उनका हित रोजगार, महंगाई और उनके मूल मुद्दों पे है, ना कि किसी धर्म ग्रंथ की आलोचना करने में। अच्छा, अखिलेश यादव जी आज लंदन से वापस लौट आए हैं। आपको लगता है कि शायद आप लोगों के मामले में वो कोई दखल देंगे?
देखिए, मैं ये मानती हूँ कि उनको पहले ही ये दखल देना चाहिए था, क्योंकि ये उनकी अनुमति के बिना तो नहीं हुआ होगा। और ये भी हो सकता है कि उनको कुछ लोगों ने इस तरीके की पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों ने कुछ गलत तरीके की फीडिंग दी, क्योंकि जिस तरीके का अचानक से ये हुआ, जिसके पीछे कोई कारण नहीं था। आज कल से एक नैरेटिव सेट करें कि अनुशासनहीनता। आप मुझे बताइए कि अनुशासनहीनता क्या है? लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करना अनुशासनहीनता है, या फिर संविधान की बात करना? मैं तो संविधान की बात कर रही थी। वो लगातार जो है खुले मंचों से रामचरितमानस को बैन करने की बात कर रहे थे। परसों पार्टी ने एक प्रपत्र जारी किया जिसमें ये लिखा कि कोई भी सांप्रदायिक मुद्दे पर नहीं बोलेगा। मैं कहती हूँ अगर ये बात सही थी तो सबसे पहले तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को रोका जाना चाहिए था, सबसे पहले तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का निष्कासन किया जाना चाहिए था। तो समाजवादी पार्टी शायद स्टैंड नहीं ले पा रही है, और माननीय अखिलेश यादव जी से मेरी यही उम्मीद है कि कम से कम अपने पार्टी के कैडर को और अपने जो युवा और विशेषकर महिलाएं अपना जीवन में संघर्ष करके पार्टी में आती हैं और पार्टी के प्रति ईमानदारी रखती हैं, उनके प्रति इस तरीके का दुर्व्यवहार और अलोकतांत्रिक व्यवहार कि बिना बताए उनको आप पार्टी से निकाल दें, ये बेहद दुखद है। मतलब जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ है, वो सब अखिलेश जी की सहमति से हो रहा है। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चूँकि वो हैं, और अगर उनकी सहमति के बिना पार्टी में हम लोगों के निष्कासन का निर्णय ले लिया गया तो फिर तो और महत्वपूर्ण बात है, यानी कि फिर पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी के कैडर को खत्म करने में लगे हुए हैं, तो उस पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को संज्ञान लेना चाहिए। अच्छा, आपने एक चीज़ और कही है कि रामचरितमानस पर टिप्पणी करके लोक आस्था का अपमान कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। जी बिल्कुल। देखिए, हम जिस देश में रहते हैं, इस देश में 100 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या ऐसी है जो रामचरितमानस में अपनी आस्था रखती है, रामचरितमानस का सम्मान करती है। तो जब भी आप रामचरितमानस के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करते हैं, उसको बैन करने की बात करते हैं, तो आप लोक आस्था का साथ खिलवाड़ करते हैं। और हमारे देश का संविधान भी कहता है कि लोक आस्थाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। तो ये वो लोग हैं जो ना तो संविधान को मानते हैं, ना लोकतंत्र में लोक भावनाओं का सम्मान करना जानते हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। कौन सी भारतीय जनता पार्टी की भाषा है? क्या रामचरितमानस, मैं तो जिस घर में पैदा हुई और इससे मेरी आस्था का सवाल नहीं है। देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि 100 करोड़ लोगों की आस्था का सवाल है। अगर 100 करोड़ लोगों की आस्था को आप किसी विशेष दल से जोड़ देंगे तो मेरा ख्याल से कि आपको अपना जो मेंटल होराइजन है, वो समाजवादी पार्टी की ये बात जो लोग कह रहे हैं, उनको उस मेंटल होराइजन को बड़ा करने की ज़रूरत है। विस्तृत सोचना होगा, होलिस्टिक व्यू में, समग्रता में उनको सोचना पड़ेगा। और शायद समग्रता में सोचेंगे, विस्तृत सोचेंगे, तब समझ पाएंगे कि जन भावनाओं का सम्मान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है लोकतंत्र में। अच्छा, आपने एक उदाहरण दिया है कि 1955 के आसपास प्रगतिशील समाज पार्टी जो थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, उसने डॉक्टर लोहिया को निकाल दिया था और आपको समाजवादी पार्टी ने निकाला। दोनों में क्या कॉमन चीज़ें देख रहे हैं? देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तो समाजवादी विचारधारा के वाहक थे, और हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की कुछ बातों को भी अगर ज़मीन पर लाने में सफल हो पाए तो शायद यही सफलता होगी समाजवाद की आज के दौर में। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि वो इस बात के बहुत पक्षधर थे कि पार्टी के भीतर लोकतंत्र होना चाहिए, और कोई भी अगर पार्टी की नीतियों से असहमत है, कोई भी पार्टी के किसी मुद्दे से असहमत है, तो उसको पार्टी में ये बेझिझक रूप से पार्टी के लोकतंत्र को ये इजाज़त देनी चाहिए कि वो अपनी बात को रख सके। तो मैंने भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की तरह अपनी बातों को रखा है, क्योंकि मैंने उनको पढ़ा है और मेरे हिसाब से जो जन कल्याण की बातें हैं उसको पार्टी में रखा जाना चाहिए था। और मैंने कहा भी कि आज अगर लोहिया जी होते तो शायद ये लोग उनको भी पार्टी से निकाल देते, लेकिन फ़िलहाल वो नहीं हैं। और लेकिन उनकी विचारधारा का मतलब सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं है। अच्छा, आपने यूपी पुलिस से डीजीपी वगैरह को टैग करके ट्वीट किया है, यूपी पुलिस से कुछ शिकायत की है। क्या पूरा मामला, क्या लगता है कि ये जानबूझ करके एक प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है? देखिए, मैंने इसकी संभावना परसों ही जताई थी, आपके चैनल पे भी जताई थी कि जिस तरीके से, और मैंने अपील भी की थी कि संसदीय लोकतंत्र की भाषा में रहकर आप मेरी आलोचना करना चाहते हैं, मैं उसका स्वागत करती हूँ। लेकिन आप बतौर महिला मेरे ऊपर कोई निजी टीका टिप्पणी करेंगे, मेरे ऊपर हमला करने का प्रयास करेंगे, आप मेरे साथ कोई अभद्रता करने का प्रयास करेंगे, तो ये मैं स्वीकार नहीं करूँगी। और आज कल से उसी क्रम में मेरे लिए बहुत सारी अनर्गल बातें लिखी जा रही हैं जो कि मेरे हिसाब से अपनी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं, गलत है।
इससे लाखों करोड़ों युवा जो समाजवादी पार्टी की तरफ देखता है उसका मनोबल टूटेगा। तमाम अनुचित टिप्पणियां की जा रही हैं। आज मैंने इस संदर्भ में डीजीपी से, यूपी पुलिस से ट्वीट करके भी कहा है और मैं चिट्ठी भी लिखूंगी कि जो भी लोग इस तरीके की अनर्गल बातें कर रहे हैं, लोगों के बारे में फर्जी तरीके की अफवाह उड़ा रहे हैं और विशेषकर मेरी जो है सामाजिक क्षति करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके ऊपर कानून के अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाए और एक कड़ा संदेश दिया जाए कि महिलाओं के साथ किसी भी तरीके की कोई भी आपकी छीटाकशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी या किसी तरीके का कोई हमला बर्दाश्त नहीं होगा। जो उत्तर प्रदेश पुलिस या उत्तर प्रदेश सरकार से सुरक्षा को लेकर आप क्या चाहते हैं? देखिए, मैं ये मानती हूँ, मैं छात्र संघ के अध्यक्ष रही, सुरक्षा मैं अपनी कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, महिलाओं की सुरक्षा के लिए और जिसमें मैं भी शामिल हूँ, उत्तर प्रदेश की पुलिस को ये ध्यान देना होगा कि अगर मेरे साथ किसी तरीके की कोई घटना होती है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों को उसको चिन्हित करना चाहिए और साथ ही साथ लोग जिस तरीके से मेरे ऊपर व्यक्तिगत हमले करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे साथ अनुचित टिप्पणियां करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे अगर वो कार्रवाई करेगी तो मैं मानती हूं कि कानून का डर लोगों में बैठेगा। कोई अंदेशा है क्या? जिस तरीके की लगातार मुझे धमकियां आ रही हैं, आप उससे इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं मानती हूं कि देश लोकतंत्र और कानून से चलता है और हमारे देश का कानून सक्षम है कि वो इस देश की महिलाओं की रक्षा कर सके और कानून का सहारा लेके मैं इतनी सक्षम हूं कि मैं अपनी रक्षा कर सकूं। बिल्कुल, ऋचा सिंह ने साफ तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य को भस्मासुर कहा है और कहा है कि वो समाजवादी पार्टी को खत्म करने का एजेंडा लेकर आए हैं। साथ ही उन्होंने इस बात की आशंका भी जताई है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग उनके खिलाफ जिस तरह से टीका टिप्पणी कर रहे हैं वो जो है वो हमलावर हो सकते हैं, उन पर किसी तरीके का खतरा हो सकता है। इसे लेकर उन्होंने यूपी पुलिस को ट्वीट भी किया है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।